जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना अधूरा है। सपना जातिवाद को खत्म करने का, सपना दलितों को समाज में समानता का दर्जा दिलाने का। डॉक्टर अंबेडकर के इस सपने को याद दिलाया है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि आज भी स्कूल, समाज, सियासत में जातिवाद है। राहुल महू से जो संदेश देना चाहते थे उन्होंने दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गिर पाएगी जाति? अंबेडकर पर राजनीति जरूरी या मजबूरी? क्या महू दौरे से राहुल गांधी के आएंगे अच्छे दिन? और राहुल के दौरे से क्यों बेचैन है बीजेपी? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। राहुल का इशारों में बीजेपी पर हमला। अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कहा, धर्म और जाति पर कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति, देश में फैलाते हैं सांप्रदायिकता। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। इंदौर में राहुल की सभा से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राज बब्बर की अनदेखी, एयरपोर्ट में अकेला छोड़कर चले गए नेता। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। महिला नीति 2015 का प्रस्ताव पास, किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने पर भी मुहर। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 36 बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश, 114 नेताओं को मिली माफी। हिम्मत कोठारी, तुकोजीराव पवार, जयसिंह कुशवाहा और गोविंद मिश्रा पर फैसला टला। छत्तीसगढ़ में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, बद्रीनारायण मीणा बने रायपुर एसपी, अभिषेक पाठक को बिलासपुर की कमान। सीएम रमन सिंह खुद करेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग। प्रदेश की सभी योजनाएं और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी डैशबोर्ड पर। आईपैड पर एक क्लिक कर रमन सिंह लेंगे योजनाओं की जानकारी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर माथापच्ची, पार्टी नए चेहरों को देगी मौका। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने अगला चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत, चिर परिचित विरोधी गोविंद गोयल को जीत का दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ ने मोदी और राज्य सरकार पर साधा निशाना, अडानी ग्रुप पर लगाए सरगुजा में अवैध कोल उत्खनन के आरोप। और इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 88% होगी बारिश। तो पीएम मोदी को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच चुके हैं। वो दौरा भी था जब एक दिन में राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम एक साथ महू पहुंचे थे। डॉक्टर अंबेडकर खुद जातिवाद के सख्त खिलाफ थे, लेकिन समाज और सियासत ने जातिवाद को खत्म नहीं होने दिया। वक्त और जरूरत के हिसाब से मौका परस्त सियासी पार्टियां बाबा साहेब को अपना बताकर राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन दलितों के लिए ईमानदार कोशिश किसी ने भी नहीं की।
तो दलितों को आज भी देश में बराबरी के अवसर नहीं मिले हैं। यह कहना है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। महू में राहुल ने जातिवाद को समाप्त करने की अपील की, साथ ही बेबाकी से अपनी और पार्टी की भी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने का संकल्प लिया। उधर बीजेपी ने उलटवार की रणनीति अपनाते हुए इंदौर से महू के बीच में मोदी को शेर साबित करने की कोशिश की। हम ताऊ जी कहते हैं कि उसके हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हमें दरारें पैदा करें। ये दीवार टूटती क्यों नहीं? जातिवाद की दीवार, अगले पिछड़ों के बीच की दीवार। महू में राहुल गांधी ने भी यही सवाल उठाया। राहुल गांधी महू आए, अंबेडकर के स्मारक पर माथा टेका, 8 मिनट तक मेडिटेशन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी दलितों को देश में बराबरी के मौके मुहैया नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने दलितों के लिए काम किया। जातिवाद का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भी समाज में जाति को महत्व दिया जाता है। आज भी स्कूल, समाज और राजनीति में जातिवाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि जातिवाद की दीवार ढहानी मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो ताकतें उन दीवारों को हर पल मजबूत करने की कोशिश करती हैं, जिनसे बाबा साहब अंबेडकर पूरी जिंदगी लड़े। एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाकर ये विचारधाराएं हम सबको कमजोर करती हैं। पावर का सेंट्रलाइजेशन जातिवाद को मजबूत करता है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जातिवाद को कमजोर करता है। ये बात अंबेडकर जी ने भी कही। राहुल गांधी ने अपने दौरे से देश को संदेश देने की कोशिश की है और यही बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है। राहुल के आने से पहले ही सूबे के मंत्रियों ने बयानों की बरसात कर दी थी, तो रही सही कसर इन तस्वीरों ने पूरा कर दी। इंदौर महू रोड पर जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी का काफिला गुजरा, उन रास्तों पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और महू विधायक कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर चस्पा कर दिए। इन पोस्टरों में लिखा था, एक ही शेर। किसी नेता के आने से पहले अमूमन ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं, लिहाजा इसे बीजेपी की बौखलाहट कहें या फिर बेचैनी। लेकिन लगता यही है कि दलित सियासत में सेंध के डर से बीजेपी दहशत में है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी नौटंकियों के लिए पहचाने जाते हैं, तो ये ऊंची नौटंकी का एक हिस्सा है जो वो कर रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विचलित है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि साल भर में उनकी पोल खुल चुकी है। अच्छे दिन का जो वादा करके आए थे, अब समझ रहे हैं कि सरकार चलाना किसे कहते हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। कैलाश विजयवर्गीय जो हरकत करते हैं वो शायद उनको शोभा देती है, और उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। वो कुछ भी कर ले, लेकिन शिवराज सिंह की कुर्सी नहीं ले पाएंगे, चाहे वो अमित शाह को शेर बना दे, चाहे मोदी जी को शेर बना दे। कांग्रेस दलित वोट बैंक की अहमियत बखूबी जानती है, लिहाजा राहुल के साथ कई दिग्गजों ने दस्तक दी। इनमें दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, पी चिदम्बरम, राज बब्बर, सुशील कुमार शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मणिशंकर अय्यर और विजय लक्ष्मी साधो शामिल थी। माना जा रहा था कि अंबेडकर की इस जन्मस्थली से राहुल दलित समुदाय को पार्टी से जोड़ने की नई कोशिश करेंगे, और हुआ भी वही। वहीं सरकार के मंत्रियों ने राहुल के दौरे पर सवाल उठाया है। राजीव गांधी को शायद भारत का पूरा नक्शा भी नहीं मालूम, दलित जातियां नहीं मालूम उनको। दलित शब्द भर जानते होंगे वो। दलितों में कितनी जातियां होती हैं, किन किन राज्यों में किन नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। पहले राजीव गांधी उनमें से 10% के नाम भी बता दें तो हम मान जाएंगे कि दलितों पर अत्याचार होगा। दरअसल आजादी के 68 साल बाद भी दलितों को वोट बैंक ही समझा जाता है। सरकारों ने अपनी सहूलियतों से उनको आरक्षण तो दे दिया, लेकिन उनका सामाजिक स्तर उठाने की कोशिश किसी ने नहीं की। कांग्रेस को भी अब सनद आई है कि दलित पिछड़े हैं।
आज भी इस समाज में जातिवाद की दीवार है और इस दीवार को गिराना जरूरी है, लेकिन क्या वाकई ये दीवार गिर पाएगी? महू से एक्सप्रेस रिपोर्टर महेश मिश्रा के साथ भोपाल से सुधीर दंडोतिया। तो जब अंबेडकर की जन्मस्थली को बनाया जाए राजनीति का अखाड़ा, जब अंबेडकर के नाम पर की जाए दलित वोटों की राजनीति और राजनीति में शुरू हो जाए पोस्टरवार, तो सवाल उठते हैं। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी के पोस्टर्स कितने जायज? अंबेडकर पर सियासत जरूरी या मजबूरी? क्या महू दौरे से राहुल गांधी के आएंगे अच्छे दिन? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बहुजन संघर्ष दल के सिद्धार्थ मौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठे जी। साथ ही हमारे साथ सिरोठे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता। पहला सवाल हमारा आर्य साहब आपसे ही है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी जातिवाद की दीवार टूटी नहीं है, आप इससे कितना सहमत हैं? राहुल गांधी जी आज मऊ में जो बोल रहे थे, मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अंबेडकरवाद और अंबेडकरवादियों की सदैव विरोधी रही है। मैं ये इसलिए सिद्ध करना चाहता हूं, देश को 68 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, 57 वर्ष केंद्र में सरकार में कांग्रेस रही, मध्य प्रदेश में 43 साल रही है और विभिन्न राज्यों में अधिकांश कांग्रेस रही। किसने आपसे मना किया था कड़ा कानून बना के जातिवाद को खत्म करने के लिए? किसने आपको मना किया था कि आर्थिक उत्थान अनुसूचित जाति के लोगों का नहीं किया जाए? किसने मना किया था कि उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिले? लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो या अन्य कांग्रेस के लीडर हो, इन्होंने सदैव अनुसूचित जाति जनजाति को अपना वोट बैंक समझा जी। और इसी कारण से ईमानदार पहल कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं की और उसी का परिणाम है कि आज देश में यूपीए की सरकार में जो समीक्षा हुई थी तो 80 करोड़ लोग देश में गरीब थे। भुखमरी देश में अभी भी व्याप्त है, कुपोषण अभी भी व्याप्त है और साथ ही 25 लाख लोग आज भी सर पर मैला ढो रहे हैं। अगर ये स्थिति आज है तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि फिर आपकी वोट की राजनीति नहीं थी तो क्या थी? आपने ईमानदार पहल क्यों नहीं की? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सामाजिक समरसता के माध्यम से देश की एकता अखंडता के लिए काम किया और जिनके द्वारा सामाजिक समरसता लाने के लिए आरक्षण की जब बात की गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था 1961 में, तो फिर कांग्रेस को कौन सा अधिकार बनता है नैतिक कि वो आज जातिवाद की बात करती है? और अगर जातिवाद की बात करती है तो फिर उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न कहीं ना कहीं सामने खड़ा होता है। क्योंकि आर्य साहब, हम आपसे इस बारे में बाद में सवाल करेंगे कि एक ही शेर, इसका मतलब क्या? और लेकिन जब आपने कहा है कि कांग्रेस का देश में शासन था, प्रदेश में शासन था, उनकी जिम्मेवारी बनती है जातिवाद की दीवार न तोड़ने की, आपकी कितनी जिम्मेवारी है? अब तो आपका देश में और प्रदेश में शासन है, क्या मैं मानूं कि आने वाले 5 साल बाद ये दीवार टूट जाएगी? मैं बहुत विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं, 1990 में जब पटवा जी की सरकार थी तब उन्होंने एक अंत्योदय का कार्यक्रम लेकर आए थे जी। तब भैंस पालन, मुर्गी पालन के लिए पैसा मिलता था, रोजगार देने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ताकि जाति भी खत्म ना हो, उनकी पहचान भी खत्म नहीं हो। लेकिन पटवा जी ने एक अच्छी पहल की अंत्योदय की, जिसके माध्यम से ट्रक, एसटीडी, पीसीओ, फैक्स मशीन, बस, मिनी बस, 2 सीटर, टेम्पो ये देने का काम किया। क्योंकि मैं मानता हूं आर्थिक दृष्टि से जो सक्षम होता है, पद के हिसाब से जो बड़ा होता है, उसकी जात स्वतः खत्म हो जाती है। और अभी भी मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आप देखेंगे हमने अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर बजट को दिया है और इसके साथ साथ हमने पायलट की परियोजना है, उसमें प्रशिक्षण फ्री देंगे। 100 बच्चों को विदेश में हम 1 से लेकर 15 लाख रुपए तक देकर उनको शिक्षा ग्रहण कैसे कराएं। 37,000 हमने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो छात्रावास और आश्रमों में जगह नहीं थी, उनको प्राइवेट भवनों में रहे,
उनका किराया देने का। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी। कटारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपसे मेरा पहला सवाल है, आज राहुल जी ने कहा कि अभी भी जातिवाद की दीवार ढही नहीं है, दोनों के बीच में उन्होंने बोला है कि अभी भी भेदभाव समाज में बचा हुआ है, इसे समाप्त करने की जरूरत है। जी, तो हमारा सवाल यह, हमारे साथ मंत्री जी लाल सिंह आर्य जी हैं, उन्होंने कहा इसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। अभी तक ज्यादातर सत्ता में कांग्रेस रही है, चाहे प्रदेश रहे चाहे मध्य देश रहे। ऐसी स्थिति में तो खुद राहुल जी ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये कोई सरकार का ही काम नहीं है जी। ये सोसाइटी का काम है। अगर समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा जी। उसमें समाज को भी शामिल होना पड़ेगा जी। शुरुआत तो तब से होती थी ना, राजा महाराजाओं से, मठ मंदिरों से, तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसको आज भी खत्म करने की जरूरत है, वो लोग तो करते ही। जी कटारे जी, यहाँ अंबेडकर के नाम पे एक और आरोप लग रहे हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के हो या भारतीय जनता सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ आरोप ये लग रहा है कि अंबेडकर जी के नाम पे दलित वोटों को फिर से टटोलने की कवायद की जा रही है, नंबर एक। दूसरा, राहुल जी छुट्टी से लौट के आए हैं तो उनका एक तरह से नया उदय, यहाँ से फिर से एक शुरुआत हो, रिवाइवल की बात की जा रही है। ये रिवाइवल का प्रतीक तो नहीं है जो सारे बड़े नेताओं को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं और फिर जन्मस्थली पे पहुंचते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद स्पीच देते हैं। त्रिपाठी जी, राहुल जी ने पहले से नहीं तय कर लिया था कि 125वीं सालगिरह आ रही है। वो तो पैदा ही जब हुए थे 125वीं सालगिरह आई। और साल जो मनाई जाती हैं, हर साल हम उनकी समाधि पे जाती है हमारी पार्टी के लोग, और सब लोग जाते आते हैं। लेकिन कोई विशेष महोत्सव देंगे या विशेष महत्व से मनाएंगे, वो साल यूनिक साल होगी। क्या तो 100वीं बरस है, 125वीं साल है, इस तरीके से हुआ। तो इसलिए इस साल को राहुल गांधी जी ने न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में उनकी वर्षगांठ 125वीं धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। ये संयोग है कि बीजेपी की सरकार है और हम सरकार के बाहर है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। कटारे जी, ये 14 अप्रैल को थी उनकी सालगिरह, ये तो उनको उपाधि मिली थी, 100 साल पूरे हुए हैं, तो 14 अप्रैल को चूंकि राहुल जी नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने 2 मई को उन्होंने टारगेट किया। नहीं, आज उनका जन्मदिन था, माफ करिएगा, आज के जन्मदिन जो माना गया है वही माना गया, इसलिए उसको मना रहे हैं। पूरे साल सब मनाएंगे, कभी बॉम्बे में, कभी महाराष्ट्र किसी और जगह, कभी किसी राज्य में, कभी कहीं, पूरे राज्य साल भर मनते रहेंगे, आप देखो। जी कटारे जी, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी उत्तर दिया है उसका मैं लाल सिंह आर्य से जरूर उत्तर लूंगा, खासकर एक ही शेर के बारे में जरूर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले हमारे साथ दलित संघर्ष समाज के नेता हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, जो भी लाल सिंह आर्य जी ने कहा, कटारे जी ने कहा, आर्य साहब ने कहा कि जो दीवार नहीं टूटी है आज भी जातिवाद की, उसका ठीकरा पूरी तरह से उन्होंने कांग्रेस पे फोड़ा है। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो नीति दलितों के उत्थान वाली नीति है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने दलित समाज की उपेक्षा की हुई है। दलित समाज को हमेशा दलित ही समझा है और उसी को लेके जब से 50 साल से कांग्रेस पार्टी इस देश में राज कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही अगर दलितों की अगर चिंता होती, दलितों के बारे में अगर सोचते, तो जिस समय पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय उन्होंने ये बोला था कि मैं इस देश से गरीबी और दलितों को मिटा दूंगा। परंतु आज तक 50 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद भी उन्होंने दलितों को उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। आज राहुल गांधी महू में आके इस बात को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। वैसे ही हमारे नज़रों में, बहुजनों के नज़रों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कभी भी दलितों के हितों के लिए कोई काम नहीं करेंगे और ना करना चाहते हैं। वो तो उन्हें फुटबॉल की तरह गेंद बना के एक कभी इस पाले से फुटबॉल को लात मारी जाती, कभी उस पाले से मारी जाती। परंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि अब इस पूरे विश्व के एक यूनिवर्सल के नेता हो गए हैं,
तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये लगने लगा है कि उनकी मजबूरी बन गई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अब वो कभी तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ जी, हम आपको रोकेंगे। बिल्कुल आपने कहा एक को नागनाथ बता दिया, एक को सापनाथ बता दिया, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आपकी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी तो वो उन्हीं की पार्टी है, उसने कितना भला कर दिया उत्तर प्रदेश में? भला करने वाली बात तो ये है कि हम लोग वहाँ पे 4 बार सत्ता में आए थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग वहाँ पे सत्ता में आए थे, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का नहीं, मैं बहुजन संघर्ष दल का नेता हूँ। सही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उदय ही आपके सारे दलित लोग जिनको मानते हैं, पिछड़ा वर्ग मानते हैं, उन सबको मिलाकर के हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ दलितों की पार्टी कही जाती है, तो उसने कितना काम कर दिया? यूपी के अंदर तो बहन मायावती ने दलितों के हित में बहुत सारे बड़े बड़े काम भी किए और करने के लिए जा भी रही थी, परंतु मनुवादियों और आरएसएस के बीच में फंसने के कारण बीएसपी या बोलो या बहन मायावती जी को बोलो, उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया है। अन्यथा अगर बीएसपी की सरकार एक बार उत्तर प्रदेश में बनी और माननीय बरैया जी के नेतृत्व में हम लोग 2000 से लेकर 2003 के बीच में हम लोग सत्ता में आने वाले थे। अगर फूल सिंह बरैया जी के साथ दिग्विजय सिंह और मायावती ने मिलकर अगर धोखा नहीं किया होता तो निश्चित ही, तो मतलब दलित ही दलित को भी काट रहा है। यहाँ सत्ता लोलुपता की बात हो रही है। सत्ता पाने के लिए दलित को भी छलने से नहीं रोक रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं बिल्कुल सही कहा। राजेश जी, आपने अभी कटारे जी को भी सुना, आपने सिद्धार्थ जी को भी सुना और लाल सिंह आर्य जी को भी सुना। आपने ये भी सुना, लाल सिंह आर्य जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 90 से 92 के पटवा जी की सरकार का भी उन्होंने उदाहरण दिया और उन्होंने पूरा ठीक रहा, कांग्रेस पे फोड़ा कि उन्होंने आज तक उनका ही दल सत्ता रही है, उसके बाद भी उन्होंने ये दीवार बनी रहने दी। आपका क्या कहना? देखिए, मैं सबको सुन रहा था और उसके अलावा मैंने राहुल गांधी की भी बात को सुना। एक आपने इस बात में शुरुआत की थी इस कार्यक्रम के लिए कि ये दीवार क्यों है, एक विज्ञापन आपने दिखाया था, तो मैं एक और विज्ञापन की ओर याद दिलाता हूँ आपको कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं। एक सीमेंट का वो विज्ञापन आता है, दीवार टूटती क्यों। तो मेरा सवाल यही था सबसे पहला तो कि ये दीवार टूटी क्यों नहीं इतने साल में। कटारे जी जो बात बोल रहे थे कि ये सामाजिक समरसता का काम समाज की तरफ से होता है, निश्चित रूप से उनकी बात में दम है, लेकिन इसकी पहल सरकार की ओर से भी की जाती है, तब समाज जो होता है, सरकार का काम भी समाज में चेतना जागृत करने का है, ऐसा नहीं है। तो सरकार के स्तर पर आपने ऐसी क्या कार्रवाई की जिससे कि एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा होता, जातिवाद की दीवार टूटती, वो काम गंभीरता से नहीं हुआ, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है कि मुझे तो ये लगता है कि राजनीतिक और सियासी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये समाज में जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो एक सहज और स्वतः भाव से आती है, और उसको जब जब भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं तो वो प्रक्रिया उलट जाती है। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी के समय में, याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो चरनोई वाला मामला हुआ था, चरनोई की जमीन आवंटन, दलित एजेंडा, तो दलित एजेंडा उन्हें लागू किया, तब हालत ये हुई थी कि जो दलितों के प्रति जो एक सहज भाव में जो लोगों का एक समरसता का भाव पैदा हो रहा था, वो उलट गया था, और आपस में कितने संघर्ष हुए, कितने लोगों के साथ मारपीट हुई, कितने लोगों की कत्लें हुई, सब सारी चीजें हुई। तो मैं कहता हूँ कि ये सहज समाज, सरकार का काम जो है इस जातिवाद की दीवार को तोड़ने के लिए पहल करने का होना चाहिए, लेकिन उसका जो उसके आगे की जो कार्रवाई वो समाज को धीरे धीरे करते रहना चाहिए, ये चीज नहीं हुई है। तीसरी चीज जो राहुल गांधी की एक बात को मेरे बड़े गौर से सुना, शायद आपने ध्यान दिया है नहीं दिया, उन्होंने कहा, थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ मंदसौर से एक दर्शक है जसवंत, जो अपना सवाल सीधे करना चाह रहे हैं। जसवंत जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, आप सवाल करिए, और आपका सवाल किससे है ये जरूर संबोधित कर दीजिए। मेरा सवाल आर्य साहब से है जी। सवाल ये है कि राहुल गांधी के नए रूप को देखकर बीजेपी इतनी आतंकित क्यों है? जी, निश्चित तौर पे आपका सवाल आ गया, हम आरिफ साहब से पूछेंगे, लेकिन राजेश जी अपना जवाब पूरा कर रहे थे। राजेश जी संक्षेप में अपना जवाब पूरा करें हमारे साथ। मैं असल में ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने एक बात जो कही, या वो गाए बगाए चाहे अनचाहे, या उनके जो भी उनके भाषण की स्क्रिप्ट जिसने तैयार की है, वो किस तरह से क्या कहना चाहते थे, उन्होंने एक चीज कहा कि जहाँ सेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ जातिवाद होता है, और जहाँ सेंट्रलाइजेशन कम होता है, खत्म होता है, वहाँ जातिवाद कम होता है। सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन तो कांग्रेस में ही रहा है। आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वहाँ पर ही सेंट्रलाइजेशन रहा है। आज अगर मोदी जी की सरकार है तो यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन है। तो अगर ये सेंट्रलाइजेशन की थ्योरी को माने
तो मुझे तो लगता है कि जातिवाद का दंश जो है ये खत्म होने वाला नहीं है आगे आने वाले पीढ़ी तक। और साहब अभी एक दर्शक ने आपसे पूछा था उसी में आतंकित क्यों है, उसी में हमारा एक पूरक प्रश्न है। ये जो पोस्टर लगाए गए, ठीक है, कोई आता है, अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को जो इस तरह पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ी? और दूसरी तरफ आपके मंत्रियों ने जिस तरह से कल भी जो बयान दिए, एक मंत्री जी ने कहा कि उनको कपिल के शो में चला जाना चाहिए, एक मंत्री ने कहा कि दलित की राजनीति करते हैं और अब समाप्त हो गए हैं, एक मंत्री जी ने कहा कि वो पप्पू हैं, वो मंदबुद्धि हैं। तो ये इस तरह के बयान खासकर मंत्री पद में बैठे हुए लोगों को देना क्या उचित है? मुझे लग रहा है कि 4-5 प्रश्न हो गए हैं। जी, हम याद दिलाते रहेंगे। आप तो पहला प्रश्न दर्शक भाई ने बात पूछी है, उनको मैं संतुष्ट करना चाहता हूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से प्रारंभ हुई है। जी, हमारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती रही और हमने 2 लोकसभा की सीटें भी देखी। जी, हम कभी बौखलाई नहीं। जी, बौखलाई तो कांग्रेस है। जैसे ही 20 तारीख को पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसी केंद्र सरकार ने और पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी और वहां घोषणा की कि हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से 125वीं जयंती सरकारी स्तर पर मनाएंगे, बस यहीं से कांग्रेस की जमीन खिसक गई और कांग्रेस हड़बड़ाहट में आके बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए मऊ में आ गई। एक विषय तो यह है कि मऊ में आई, तो मैं पूछना चाहता हूं 43 साल कांग्रेस की सरकार रही तो यहां पर राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बना पाया मऊ में? नंबर 1। नंबर 2, नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था 125वीं जयंती हम मनाएंगे साल भर धूमधाम से। मनाइए, मैंने मनाई नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 100वीं जयंती उनकी हुई थी, उसके पहले 50वीं भी जयंती उनकी आई थी, तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? इसका मतलब साफ है कि आपके हाथ के जो तोते उड़ गए, हिंदुस्तान की जनता ने आप पर से जो विश्वास उठाया है, उसका कारण है कि दलित समाज का आम आदमी ये समझ गया है कि जिनको हमने 57 साल सत्ता दी है उन्होंने हमारे कल्याण की ईमानदार कोशिश नहीं की। जहां तक इंदौर में पोस्टर का मामला है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इसलिए भी है कि ये वो शेर है हिंदुस्तान का जिसने 12 रुपए में और गरीबों को, आम आदमी को दुर्घटना बीमा योजना दे दी। वहीं कांग्रेस गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र होने के बाद आदमी खत्म होता था, मजदूर भले ही महिला हो, उसको एक 10,000 रुपए की परिवार सहायता देती थी। जनधन योजना के माध्यम से 0% पर और उनको उनके बैंक में खाते खुलवाने का एक ऐतिहासिक काम किया। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैंने पहले ही प्रश्न किया है, मैं ये महसूस करता हूं कि जब आदमी धनाढ्य हो जाता है, जब आदमी पैसे वाला हो जाता, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उसे सब पास में बिठाने की कोशिश करते हैं, उसको सम्मान देने की कोशिश करते हैं। यही आर्थिक मजबूती, यही सामाजिक समानता के करने के लिए आर्थिक समानता अगर देश में लाई गई होती, यही था अंबेडकर जी का विचार, यही था पंडित दीनदयाल जी का विचार। आर्थिक समानता मतलब जैसे कि अगर आरक्षण हुआ है, आरक्षण जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, तो क्या उसको आरक्षण देने से रोक दिया जाए? जो निचले और जो अति गरीब लोग हैं, दलित में गरीब हैं, उनको उस जगह आरक्षण दिया जाए? इसका मतलब इस तरह होना चाहिए। हिंदुस्तान का दलित कई बार कह चुका है, दलित नेतृत्व भी कह चुका है कि हम लंबे समय तक इन बैसाखियों पर नहीं टिकना चाहते। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया है कि जातिवाद की दीवार आज भी है, जो उनके लगातार सत्ता में बने रहने के बाद भी बनी हुई है। इसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता लाना पड़ेगी, लोगों को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, और ये जो आर्थिक संपन्नता आएगी, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से समानता आएगी, यानी कि शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जब समानता पैदा होती है वहाँ सम्मान भी प्राप्त होता है, वहाँ स्वतः ही दीवारें टूट जाती हैं। और इसके लिए मैं किसी को दोषी मानता हूं, उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान की सत्ता को, आप 5 साल में कांग्रेस की सत्ता को मानता हूं। आप 5 साल में तोड़ देंगे ये दीवार को, उम्मीद करूं। हमने मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय पटवा जी के नेतृत्व में उन्हीं पहलुओं को हाथ में लिया। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के समय में भैंस और मुर्गी पालन के लिए पैसा मिलता था, भारतीय जनता पार्टी के समय ट्रक, मिनी बस, 2 सीटर के लिए पैसा मिलता है। हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो पैसा जमा नहीं कर पाते बेचारे, उनकी फीस भर जाए, वो पायलट बन जाएं,
उनकी फ्री पढ़ाई हो जाए। इस तरह की सुविधाएं कांग्रेस के शासनकाल में मिली रही हैं। मुझे बता दें, मैं तो चूंकि उस समय भी विधायक था, विधानसभा में बोलता रहता था, मैंने कहा ना कि इस प्रकार की योजनाएं यदि ईमानदारी से लाई गई होती 47 से आज तक, तो अनुसूचित जाति जनजाति की आर्थिक संपन्नता आज होती। शिक्षा पर महत्व दिया गया होता तो शैक्षणिक दृष्टि से आदमी बढ़ता तो अपने आप भी कुछ सरकारी नौकरी में पा लेता। लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ तो ये प्रयास किया नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने मिनिमम प्रोग्राम, ये कांग्रेस का घोषणा था 2004 में कि हम मिनिमम प्रोग्राम लाके और प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे। तो ये दो विचारधारा, एक तरफ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे कि आरक्षण का विरोध, दूसरी ओर कांग्रेस ये वर्गलाने का भ्रम पैदा अनुसूचित जाति में काम कर रही थी कि ताकि वोट बैंक मिले कि मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम निजी कंपनियों में आपको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो मिनिमम प्रोग्राम का मामला गया कहाँ? और साहब हम आपको थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे, हमारे साथ एक दतिया से दर्शक हैं राजू जी, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। राजू जी अपना सवाल करें, संक्षेप में सवाल करिए और ये संबोधन जरूर करिएगा कि आपने सवाल किससे पूछा है। लगता है राजू जी से हमारा संपर्क नहीं होगा। हमारे साथ दूसरे दर्शक है भिंड से, सुरेंद्र जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। जी मैं लाल सिंह आरजी से ये पूछना चाहता हूँ जी, ये एक तो समानता की बात करते हैं, दूसरा आरक्षण की बात करते हैं, तो ये दोनों लोकतंत्र में कैसे संभव हो सकती हैं? जी 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 निश्चित तौर पे आपका सवाल आ गया है, लोकतंत्र में कैसे संभव है। हम उत्तर लेंगे आर्य साहब से, विशेष टिप्पणी लेंगे राजेश सुरेठिया जी से, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, प्रदीप जी अपना सवाल करें संक्षेप में। सर मैं राजेश सिरोठिया जी से एक प्रश्न पूछूंगा कि हमारे देश में जब संविधान बना था और आरक्षण पद्धति लागू हुई थी तब बस सिर्फ 10 सालों के लिए थी। यहाँ मेरे दो प्रश्न है कि 65 सालों बाद भी किसी पार्टी में हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आरक्षण रोक दे। तो दूसरे नंबर पर यह है कि आरक्षण पद्धति के कारण जो सामान्य या योग्य प्रतिभाएं शोषित हुई हैं उनकी भरपाई जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? जी बिल्कुल, आपका भी सवाल आ गया है, हमारे राजेश जी के पास भी आ गया है, आर्य साहब के पास भी आ गया है। हम दोनों से उत्तर लेंगे, पहले आर्य साहब से लेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। कौशल विकास योजना क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य। कौशल विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 1,77,000 से ज्यादा युवाओं को मिला प्रशिक्षण। दंतेवाड़ा का लाइवलीहुड कॉलेज बना कौशल विकास योजना का रोल मॉडल। प्रदेश के सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है महू के महासंग्राम पर। चर्चा में ब्रेक से जाने के पहले हमारे प्रदीप जी दमोह से उन्होंने सवाल किया था राजेश सिरोठिया जी से। सिरोठिया जी आपने सवाल सुना होगा, हम उसके उत्तर की दरकार रखते हैं। देखिए वो प्रदीप के दिमाग में जो बात उठी है जी, ये बात प्रदेश के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के दिमाग में उठी आई है जी।
ये बात सही है कि 10 साल के लिए संविधान में प्रावधान किया तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, लेकिन वो 10 वर्ष का वक्त जो है उतना मुनासिब नहीं था कि उस आरक्षण के लाभ दिलाकर आर्थिक संपन्नता दिलाई जा सके। क्योंकि ये बात लाल सिंह आर्य जी ने जो बात बोली थी उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि अगर आपको जातिवाद की दीवार तोड़ना है तो आर्थिक संपन्नता लाना जरूरी है। आर्थिक संपन्नता के साथ में शैक्षिक संपन्नता भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीज़ों से ये दूर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विगत सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपने कर्मचारी संगठनों को ही जाति आधारित बनाने की मान्यता दी है, कांग्रेस ने दिया। माने आप जातिवाद की दीवार तोड़ना कहाँ चाहते हो, आप तो उसको बनाए रखना चाहते हो। दूसरा जो सवाल प्रदीप का था वो बेसिकली इस बात में तो निश्चित अब सारे दलित समाज को भी सोचना पड़ेगा कि जिनका आरक्षण की बैसाखियों का इस्तेमाल करके जिनका कल्याण हो चुका है या जिनके परिवार के बच्चे आज और अन्य समाज के बच्चों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं और उनकी आर्थिक संपन्नता का स्तर भी अच्छा हो सका है, तो उनको जो दूसरे लोग हैं जो वंचित हैं अभी तक, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अम्बेडकर जी की सोच भी कोई ऐसा नहीं था, वो सोच भी ये थी कि सबको फायदा मिले। ऐसा नहीं हो कि आरक्षण का फायदा केवल वंशवाद तक सीमित हो जाए या कुछ वंशों तक सीमित हो जाए। ये आरक्षण का वंशवाद चल पड़ा है। आज आप देखेंगे किसी एक IAS अफसर है तो उसके बच्चे भी बनते जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसके सामने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि जो दलित हमारे यहाँ, मैं बता दूं, ऐसे दर्जनों परिवार जानते हैं, जब मैं पैदा हुआ था वो बेचारे मजदूरी कर रहे थे, उनके बच्चे पढ़े हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली। आज भी फिर बिल्कुल वो स्थिति वही हो गई। आज आप ऐसा नहीं है, जैसे कट ऑफ मार्क्स देखते हैं अनुसूचित जाति का बहुत ऊपर जाता है, मेडिकल में भी आप PMT में देखें, क्योंकि क्या हो गया कि अब इतने ज्यादा जो पढ़े लिखे या कहेंगे कि क्रीमी लेयर इतनी बड़ी हो गई है कि उनके ही बच्चों को फायदा मिलता जाएगा और उनके बच्चों, उनके खानदान को भी फायदा मिलता जाएगा। और कल्लू मोची का लड़का जो है वो जिंदगी भर कल्लू मोची भी पॉलिश करेगा और उसका बच्चा भी पॉलिश करेगा। तो ये तो दलित समाज को भी इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को सीखा कि हमने अगर एक अच्छी क्लास 1 क्लास 2 की नौकरी अगर हासिल कर ली है तो हम अपने बच्चों को खुद होकर पढ़ाएंगे बिना आरक्षण की। राजेश जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, हम मंत्री जी से इसका अनुभव जरूर जानेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, और हम सिद्धार्थ जी से भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू त्रिपाठी जी। जी मुकेश जी, आज राहुल गांधी ने एक बात कही कि दीवार आज भी खड़ी है, सत्ता में सबसे ज्यादा समय आप रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भाषण दिया, उससे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही दोषी है। दूसरा एक बात और उन्होंने कही कि जहां पावर सेंट्रलाइजेशन होता है वहां पे इस तरह की जातिवाद या बाधाएं उत्पन्न होती, दीवार खड़ी होती है। तो कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। देखिए, राजीव गांधी ने, राहुल गांधी जी ने जिस आशय से बात कही है, मैं उस आशय पर चर्चा करना चाहूंगा। उनकी कही बात के कई तरह की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दीवार खड़ी है, इसका मतलब यह है कि आज भी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता है समाज में। हमें ये स्वीकार करना होगा कि समाज के निरक्षर, बेहद गरीब, हर तरह से अशिक्षित ऐसे वर्ग को हमें खड़ा करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि हम जो अलगाव है, अस्पृश्यता है और अपने साथ बैठने की जो एक जो उद्दाम कामना है, उसको हम समाज के सामने रखें। अगर कोई व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, लेकिन उसको कोई कमीन कहे, कोई चमार कहे, कोई अपशब्द कहे, तो उसकी संपन्नता का अर्थ क्या रह जाता है? किसी को गांव में सुबह से शाम तक कोई छोटा है, छोटा है, छोटा है कहे, तो उसके जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? इसलिए इस समाज, इस बहुत बड़े वर्ग के प्रति एक विशेष प्रकार की सहानुभूति, सहयोग की भावना और उनको ऊपर उठाने के लिए स्वयं को भी थोड़ा नीचे झुकने की आवश्यकता है। दीवार का आशय ये है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक और हमारा सवाल था, जो सेंट्रल पावर की बात कही थी, सेंट्रलाइजेशन, पावर के सेंट्रलाइजेशन की बात कही थी, तो कांग्रेस में आपको नहीं लगता है कि सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से है? इस पर भी बोलना चाहूंगा। जी, एक राजनीतिक नेता और एक प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण दो अलग अलग विषय हैं। नेता एक ही होता है किसी राजनीतिक दल में। अगर पूरे राजनीतिक दल में दुराज की अवस्था निर्मित हो जाती है,
तो बेहद अनुशासनहीनता हो जाती है। और दूसरे राजनीतिक दल भारत में इस अनुशासनहीनता के शिकार रहे हैं। उसके कारण राजनीतिक दल में तालमेल, एकता, अनुशासन सब समाप्त हो जाता है। कांग्रेस का शुरू से ही नेता रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का ये केंद्रीकरण है, पावर सेंटर की बात नहीं है। राहुल गांधी ने पावर शेयरिंग की बात कही है कि समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया निरंतर चल रही है, और इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से जो हम पावर शेयरिंग करना चाहते हैं समाज के सभी वर्गों की, यानी कि जो भी अवसर हैं, चाहे शासन के क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, दोनों प्रकार के अवसर सही लोगों को कैसे मिले, बराबरी के अवसर कैसे समाज में निर्मित हो, पावर सेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात है, सत्ता की केंद्रीकरण की यहाँ बात है। हमने, और उसका आशय ये है राहुल गांधी की बात का, कि आजादी के बाद हमने इस वर्ग को इस पावर शेयरिंग में शामिल किया है। आज उनके विधायक होते हैं, उनके सरपंच होते हैं, जिनको देहातों में कमीन कहा जाता था, क्षमा करें मुझे, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, एक परंपरा से उपजे हुए शब्द की बात कह रहा हूँ, कि जिनको ऐसा कहा जाता था, आज हम उनको बराबरी से बिठाते हैं। वो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, और छोटे छोटे समाज में राजनीतिक और प्रशासनिक जो अवसर होते हैं उनमें उनकी पावर शेयरिंग है, भागीदारी है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण इस उद्देश्य से किया जा रहा है। मुकेश जी आपकी बाकुपटता के बारे में हमें मालूम है, हम कितने भी सवाल करेंगे आपको जो कहना है वही कहेंगे निश्चित तौर पे। राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ है, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़ा एक सवाल हमारा आपसे है कि 57 साल कांग्रेस ने राज किया, और पावर शेयरिंग की चाहे बात करें, चाहे समाज की बात करें, लेकिन और कितने साल चाहिए कांग्रेस को राज करने के लिए, तब ये जो दीवार है ये समाप्त होगी? एक राजेश जी का भी सवाल है, वो भी सुन लीजिए, हम दोनों उत्तर साथ में ले लेंगे। मुकेश भाई आपके फोन लाइन पे आने के पहले आपके ही गृह जिले दमोह से एक दर्शक ने सवाल किया था, शायद उनका प्रदीप नाम था, और उनका सवाल ये था कि आरक्षण 10 साल के लिए था, ये लंबा चल गया, एक चीज। दूसरा ये कि आरक्षण के नाम पर जो वंशवाद शुरू हो गया है, कि कुछ एक परिवारों तक ही सिमट कर रह गया है, और बाकी लोग जो वंचित हैं वो वंचित ही हैं, जो संचित हो गए आरक्षण पे आके वो जो है लगातार उनका चलता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्रीमी लेयर जो बन गई है और क्रीमी लेयर ही फायदा उठा रही है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, दोनों बातों का मैं उत्तर देना तो संक्षेप में चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। पहला प्रश्न आपने क्या किया था त्रिपाठी जी? पहला सवाल कि और कितने साल चाहिए? 57 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद भी समाज में, अभी आपने जैसा कहा कि उपेक्षित वर्ग है। मैं समझ गया। 350 साल अमेरिका की आजादी के हुए, भारत की आजादी के 60 साल के आसपास हुए। लोग ये कहते हैं कि 60 साल की आजादी की जो विकास की भौतिक लक्ष्यों की रफ्तार है, देश के आगे बढ़ने की रफ्तार है, ये 350 साल में अमेरिका से ज्यादा आगे निकल जाएगा, इतनी तेज रफ्तार है इस देश की विकास की। और हजारों साल की जो परंपराएं थी, ये परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता, मान्यताएं, रीति रिवाज, पहनाव, खान पान, बोलचाल, उससे संबंधित विषय है। और जो गैर बराबरी निर्मित होती है समाज में, केवल एक आर्थिक और सामाजिक आधार पर नहीं होती, बहुत सारी ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, उसमें काम करते हैं। और इसलिए ये 57 साल तो बहुत कम है इसको दूर करने के लिए, और समय की आवश्यकता है। कांग्रेस से जितना बना हमने उतना प्रयास किया, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि सदैव ये लगता है कि और ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता है, और मुझे भी ये लगता है कि और ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरी बात इन्होंने क्रीमी लेयर की कही जी, वंशवाद आरक्षण की बात पूछी है। ये वंशवाद एक अलग विषय है और परंपरा एक अलग विषय है। वंश वृक्ष का मतलब है पिता पुत्र नाती। जी हाँ, वही आरक्षण, माने अगर दलितों में आरक्षण है तो उनका सवाल ये था बोल देता हूँ, आरक्षण वो शिफ्ट होना चाहिए, दलितों के परिवारवाद पे आरक्षण नहीं होना। इन्होंने बुनियादी तौर पर क्रीमी लेयर की बात कही है, और हमसे ये प्रश्न पूछा है कि जो आर्थिक सीमा रेखा से ऊपर जो दलित समाज के लोग उठ गए हैं, अब उनके लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, डेजिग्नेशन कई प्रकार के होते हैं। ये केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग नहीं है, ये सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग हैं समाज के। और जो भी धर्मांतरण है, इसके पीछे आर्थिक आधार नहीं है, सामाजिक आधार भी है, क्योंकि धर्मांतरण के बाद उन्हें
बराबरी से बैठालता है, मान्यता देता है। इस चीज को समझना होगा और इसलिए धर्मांतरण होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर बहस हो सकती है। बिल्कुल जो आर्थिक सीमा रेखा से ऊपर उठ गए हैं, जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, उन्हें आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। इसमें बहस की गुंजाइश है। और आपका क्या मत है? आपका क्या मत है? हमारा ये मत है कि अगर समाज के लोग इन्हें एक अपने बराबरी का दर्जा दे दे, हृदय से लगा ले, साथ में उठने बैठने लगे, तो इस पर विचार हो सकता है। इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, चूंकि हमारे पास समय समाप्त है, निश्चित तौर पे हमने जितने सवाल किए, राजेश जी ने जितने सवाल किए, सारे उत्तर आपने दिए, लेकिन हमारा जो हमें समझ में आया, मुझे लगता है कि 2-4% दर्शकों ने ही उस उत्तर को जो आपने दिया है उसको समझ पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे से खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्य साहब, अभी मुकेश जी से जुड़ने से पहले मुकेश जी ने भी जो राजेश जी ने जो सवाल किया, उन्होंने जो कहा कि इस पे एक अलग बहस की विषय है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए नहीं, नंबर 1। दूसरा, आपने एक बात कही थी ब्रेक में जाने के पहले कि जो पोस्टर लगे थे वो एक आपके कार्यकर्ताओं ने उत्साह में लगा दिए। कांग्रेस का आरोप है कि उत्साह नहीं है, ये एक तरह से, क्योंकि जो आपका नारा था देश में मेरी, प्रदेश में मेरी, नगर में मेरी, ये उसका प्रतीक है, ये घमंड का प्रतीक है। कांग्रेस जब पोस्टर लगाती है तो उसे घमंड नहीं मानती, और भारतीय जनता पार्टी जब होर्डिंग लगाती है तो उसे घमंड मानती है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता जी। जहाँ तक अभी कुछ प्रश्न मुकेश जी ने उछाले हैं, मैं उनका भी जवाब देना उचित मानूंगा जी। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के साथ सहानुभूतिपूर्वक, ये शब्द आपत्तिजनक है जी। सहानुभूतिपूर्वक नहीं, भाईचारे के दृष्टि से। अगर हम श्रद्धा और भाईचारे की, मित्रता की को लेकर अगर हम किसी को उत्थान करेंगे तो उसमें से उत्थान निकलेगा। क्योंकि सहानुभूति तो आपने 57 साल दिखा के कोरी जो सहानुभूति दिखाई वो दिखा दी, उससे कुछ नहीं होने वाला जी। दूसरा मेरा एक और कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दलितों को चमार और कमीन जिस प्रकार से बोलते हैं, मुझे कहना है कि आज ये शब्दों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है, इसी मानसिकता के कारण कहीं ना कहीं दलितों को वो जगह नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। मैं उनको एक स्मरण और कराना चाहता हूं कि आरक्षण 10 साल के लिए जरूर मिला था, लेकिन अनटचेबल के आधार पर मिला था, छुआछूत के आधार पर मिला था, असमानता के आधार पर मिला था। वो 10 साल उन्होंने, ये राजेश सिरोठिया जी ने ये सवाल उठाया। हाँ जी। तो वो अनटचेबल के आधार पर मिला था, उन्होंने भी उल्लेख किया था उसका जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अनटचेबल के आधार पर जब आरक्षण मिला था तो फिर दूसरे आरक्षणों का वोट के लिए प्रयोग आपने क्यों किया सच्चर कमेटी के माध्यम से? इसका मतलब यह है कि दलितों को, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिलने वाला है उसमें से कहीं ना कहीं कटौती होकर जो लोग धर्मांतरित होकर और ईसाई बनेंगे, मुस्लिम बनेंगे, यानी कि उनको भी दलित मानकर आरक्षण दिया जाए, इससे साफ है। और अभी उन्होंने उल्लेख भी किया था धर्मांतरण का, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति का धर्मांतरण में चले जाएं, धर्मांतरण को बढ़ावा मिले, ये कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता है और ये बहुत ही मैं गंभीर विषय भी है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उन्होंने सामाजिक समरसता का मंत्र जो फूंका था वो देश की एकता अखंडता के लिए था। वो जो मंत्र था वो देश घातक नहीं था। इसीलिए उनको जब ये कहा गया कि आप चाहें तो हरिजनिस्तान ले लें, लेकिन उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये देश विभाजन का कलंक लेकर अम्बेडकर नहीं मरना चाहता। और इस प्रकार की भावना रखने वाले आदमी और उसके मानने वाले जो लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न बने रहें, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से संपन्न बने रहें, इसका एक ही सूत्र है जो राजेश जी ने भी कहा है, और वो सूत्र है राजनीति में उत्थान, राजनीतिक दायित्व में उत्थान, और दूसरा आर्थिक उत्थान। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई शैक्षिक राजनीतिक, आर्य साहब आपने जैसा कहा कि कैसे संभव है कि शैक्षिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, ये कौन सी योजना, ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि एक साथ ही सारे उत्थान हो जाएंगे? हम आपके पास फिर आएंगे। राजेश जी भी आपसे एक छोटा सवाल करना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, एक यहाँ बात ये आई है
कि आपका इसमें क्या मत है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। जिनको आरक्षण मिल गया, जैसे राजेश जी ने कहा, मुकेश जी ने भी कहा, आर्य साहब ने भी ये कहा कि बिल्कुल इसमें बहस की विषय है कि जिस आईएएस का लड़का अगर फिर से वही आरक्षण लेता है तो वो उसका क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाता है, उसको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह ये नहीं कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण समाप्त कर दिया है, उसकी तरह दूसरी दलित को आरक्षण मिलना चाहिए। आप इससे कितना सहमत? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और सहमत सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया, ये तो हमारा अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को कंपनसेशन है, जो 5000 सालों से हम लोग इस चीज को भोग रहे हैं। 2500 3-4 सालों से हम लोग इस चीज को भोग रहे हैं। नहीं, तो हमारा सवाल ये है कि आप भोग रहे हैं। आज भी गांव में जो जैसा इन्होंने कहा, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पालिश कर रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक मुश्किल से 3% 4% लोग जो बड़े पोस्ट में पहुंच गए, उनके बच्चे ही वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिसके कारण उनको नहीं मिल पा रहा। नहीं, आरक्षण का लाभ तो कुछ चुनिंदा लोग ले रहे हैं, सिर्फ 2-4-1-2% ही लोग होंगे जो ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए दलितों के बीच में ही? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था और संविधान पटल पे उस समय रखा था, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मैंने ये संविधान बना के ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है कि अब इस संविधान को आगे 10 साल के लिए दिया है, पर अब इस 10 साल के बाद ये संविधान अब आप लोगों को आगे बढ़ा के इन लोगों के हाथ से छीन के अपने पास लेना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, सिद्धार्थ जी, हम आपका मत पूछ रहे हैं। मेरा मत ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय आरक्षण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 बिंदुओं पे ज्यादा जोर दिया था, जिसमें तो हमें राजनीतिक प्राप्ति तो हो गई है, पर आर्थिक और सामाजिक नहीं है। इसीलिए भी आज गांव में बैठा हुआ वो हमारा आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है, जैसा मुकेश जी ने भी कहा कि आज वो हमारे साथ बैठते हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, मंत्री हैं, उनके पास उनसे अलग व्यवहार होता है। जो अगर समाज की बात करें, सवर्णों का अलग व्यवहार होता है, जो ऊंची जात के आप कहते हैं, और जो आज भी काम कर रहा है उससे अलग व्यवहार। तो जब वो जो आज भी वर्षों से जो वंश परंपरा के अनुसार मजदूरी करता आ रहा है, अगर वो ऊपर उठेगा तो शायद ये सामाजिक जो बुराई है वो समाप्त हो जाएगी। तो सामाजिक और आर्थिक जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इस देश से ये दोनों ही बिंदु समाप्त नहीं हो सकते। ना दलित ना SC/ST का आदमी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक छुआछूत समाप्त नहीं होगी जब तक सामाजिक स्तर का कानून नहीं बनेगा। थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हमारे साथ मंत्री जी हैं, हम उनके अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे। राजेश जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, मैं चाहेंगे कि आप सवाल करें, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है संजय भोपाल से ही, जो मंत्री जी से सवाल करना चाह रहे हैं। जी संजय जी, सवाल करें संक्षेप में। मंत्री जी, मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है कि जो 1950 जब मध्य प्रदेश बना है 1962-63 में, उसके बाद भी 1950 का जब आप लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए मांगा जाता है, और उसमें ये कहा जाता है कि जिस प्रदेश से जो आता है उसी को उस प्रदेश का लाभ मिलेगा। आज मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना था, महाराष्ट्र के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आज भी उन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 1950 का रिजल्ट वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो उसके लिए SC/ST का कहां से दोष हो गया? जी बिल्कुल सही है। आर्य साहब से हम उत्तर लेंगे, लेकिन साथ में राजेश जी के भी सवाल का उत्तर लेंगे। आर्य साहब, आप ही के पास आ रहे हैं। जी राजेश जी, ये देखिए, इन्हें संजय जी ने जो सवाल किया है, दरअसल इस बात को ये समझना पड़ेगा कि जो भारत सवाल मंत्री जी से करूँ, मंत्री जी से सवाल, मंत्री जी से सवाल किया, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो आपने मंत्री जी से सवाल करने की बात कही थी, आप मंत्री जी से सवाल करें, अपन दोनों का उत्तर ले लेंगे मंत्री जी से। मेरा सवाल उनसे मंत्री जी से इसी से उद्भूत हुआ है। मेरा पहला सवाल जो था वो तो पीछे छूट गया, इससे उद्भूत है। मंत्री, ये जो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हर राज्य के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री भी हैं, इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में SC/ST की 82 ऐसी जातियां हैं जिनका की मात्रा और जो जाति है गलत लिखी हुई है, जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक नहीं है, और ये काम 1977 से चल रहा है। उसी आधार पर जो जातियों की छानबीन समिति किसी सही को गलत ठहरा रही, गलत को सही ठहरा रही है, और इसकी गलती सामने आने के बावजूद, संज्ञान में आने के बावजूद और हाई कोर्ट से निर्देश होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार इस गलती को नहीं सुधार रहा, और जबकि सारे कमोबेश अधिकतर राज्यों ने जो भारत सरकार की सूची और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 की 10 आप उसको लागू करेंगे, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है
बिल्कुल आप बहुत बड़ा सवाल, 82 जातियों के गलत प्रमाण पत्र बन रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है राजेश जी, हम तो आपका प्रश्न आ गया है, बिल्कुल सही बात है। उसमें कई ऐसे फर्जी लोग फर्जी अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा के भी लाभ उसका ले रहे हैं, जैसे राजेश जी ने कहा। आरिफ साहब, मैं दोनों राजेश जी का और भोपाल के भाई के प्रश्नों का समाधान करना चाहता हूं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जातियां अपने आप को सिद्ध करें कि मैं दलित अनुसूचित जनजाति का हूं कि नहीं, ताकि गलत प्रमाण पत्र नहीं बन जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सावालों के प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है तो देश हित में, अनुसूचित जाति जनजाति के हित में उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन बहुत हो गए अंबेडकर जी के संविधान में। जहां तक प्रमाण पत्र की बात है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको संशोधन करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है, वो अधिकार केंद्र सरकार को ही है, भारत सरकार का। भारत सरकार को। मैंने वहां भी मैं मोर्चे का जब अध्यक्ष था तो मैंने ज्ञापन देकर ये आग्रह भी किया था समाप्त किया जाए, और अभी मंत्री होने के नाते मैंने थावरचंद गहलोत जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी आग्रह किया है। जहां तक राज्य सरकारों का मामला है तो राज्य सरकारों की अपनी अनुसूची है, क्योंकि अलग अलग जातियां उन्होंने उल्लेखित कर रखी है, और उसका संशोधन केवल केंद्र सरकार कर पाएगी। जहां तक जाति प्रमाण पत्रों का विषय है, तो जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में सरलीकरण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। मैं बताना चाहता हूं, मित्र का समाधान करना चाहता हूं। इस कठिनाई को देख करके हम राजेश जी सहमत नहीं नजर आ रहे। हाँ, मैं अभी सवाल ही दूसरा है, मेरा सवाल ही दूसरा है। मैं अभी उसका भी उत्तर देता हूँ। क्योंकि हम संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए एक हमने सरलीकरण किया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे वहीं उसको जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलेगा। नंबर 1 उनका सवाल ये लगे लाल सिंह जी, उनका सवाल ये कि हम महाराष्ट्र के हैं और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति या जनजाति में वो अधिसूचित नहीं है। मैं त्रिपाठी जी, राजेश जी, मैं ही आ रहा हूँ। तो वो हमने अभी तक हम 48 लाख जाति प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर युक्त और हमने उसका डाटा भी तैयार किया है और हमने लेमिनेटेड दिया है। 1-2 प्रमाण पत्र दे रहा है, एक केंद्र सरकार में काम आएगा, एक प्रदेश सरकार में काम आएगा। ये इसलिए क्या है कि जब तक संशोधन वहां होता है केंद्र में, तब तक अनुसूचित जाति के जो बेटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनके परिवार के अभिभावक है, जो मजदूर हैं, वो जो एसडीएम कार्यालय का चक्कर लगाते उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। और इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार हो रहा है, और विचार होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम राज्यों का विभाजन हो गया है। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, जो इधर उधर चले गए हैं। उस विभाजन के साथ दलितों के साथ भी अन्याय हो गया, और कई ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के हकदार नहीं है। राजस्थान में मीणा जाति आरक्षित है, आपके यहाँ नहीं है। गुर्जर आरक्षित हो गए, आपके यहाँ नहीं है। तो ऐसे समय आप क्या मानते हैं मीणा और गुर्जर कहीं से निर्धन है, वो बराबर संपन्न है? मैं इस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब वोट केंद्र में होता है तो निर्णय होते हैं और निर्णय इस प्रकार के हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी लोगों में आस्था रख के विकास नहीं किया, बल्कि वोट को रख के विकास राजनीति की। अनटचेबल के आधार पर आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ था, ताकि 10 साल में उसको ठीक किया जा सके और इसको समाप्त करके आगे समानता के रूप में बढ़ा जा सके। और इसलिए मुझे लगता है कि तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग निर्धन आयोग बना दिया, ताकि निर्धनों सामान्य वर्गों में भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। और उसी में से प्रश्न निकल पड़ा 1 रुपए का गेहूं, 1 रुपए का चावल, 1 रुपए नमक, ये योजना निकल पड़ी। क्योंकि हर वर्ग का जो गरीब है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं अनुसूचित जाति का होने के बाद भी, कि सभी दलित, सभी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में भी गरीब है। क्योंकि जब हम अधिकार पूर्वक अपनी गरीबी की बात करते हैं तो दूसरे वर्ग का भी कोई गरीब है, उसको भी साथ लेकर चलना, तभी समानता है, तभी कहीं ना कहीं विकास है। और ये कहीं ना कहीं राजनीति से को खुटी पर टांग कर, मैंने पहले कहा कि शैक्षणिक और आर्थिक, इसमें हमको कहीं ना कहीं रास्ते निकालना पड़ेंगे, और उसी में से ये असमानता की दीवारें खत्म हो पाएगी। बिल्कुल आर्य साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि उससे रास्ते निकालने पड़ेंगे। अन्यथा आप क्या ये मानते हैं कि राजनीति की भी चलते कुछ आरक्षण कुछ जातियों को मिले हैं? मुझे लगता है कि इसमें बहुत राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। चूंकि लोगों ने कानून बना के, नियम बनाकर कुछ काम किए हैं, और ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कुछ भी बोलना
यानी खतरे से कि खाली आग नहीं। में घी डालने का जी। काम करने के बराबर जी। है। मुझे लगता है कि देश में जब समानता आ जाएगी हर दृष्टि से तो ये तो फिर सारे- आरक्षण का कहीं मतलब रह ही नहीं जाएगा। जी। और इसलिए लोग जगह जगह विभिन्न राज्यों में अगर मांग करते हैं तो वो अपनी परिस्थितियों को देखकर करते होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक ये समानता का रास्ते हमें ढूंढना पड़ेंगे और वो रास्ता निकलेगा आर्थिक संपन्नता से कम ये हिम्मत तो जो इस वर्ग से आते हैं और ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं